Welcome back, dear aspirants. So today we will discuss your practice set 6 जिसमें miscellaneous questions जो फर्स्ट 25 क्वेश्चन है वो हम अपलोड कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. ये नेक्स्ट वीडियो है प्रैक्टिस सेट 6. इससे पहले प्रैक्टिस 1 to 5 अपलोडेड हैं चैनल पर, जाकर आप वहाँ से इनको चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडम इज ऑफ टाइम नियरर व्हेन वी स्टूप दैन व्हेन वी सॉर. दीज लाइन्स सेड बाय. ये लाइन्स किसने कही हैं? शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन या पीबी शेली. तो ये जो फेमस लाइन है ये वर्ड्सवर्थ की है. उन्होंने अपने फेमस वर्क द एक्सकर्शन में इस तरह की लाइन्स बोली हैं. द एक्सकर्शन विलियम वर्ड्सवर्थ का फेमस जो उनका वर्क था द रिक्ल्यूज, उसका एक पोर्शन है ये पोयम. द एक्सकर्शन लॉन्ग पोयम है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने सबसे पहले 1814 में पब्लिश कराया था. ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे. ये जो लाइन्स हैं उनके फेमस वर्क द एक्सकर्शन से ली गई हैं. इस पोएम में वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि एक ऐसे इंसान के बारे में, एक हु लिव्स इन कंप्लीट आइसोलेशन, जो बिल्कुल एक एकांत जगह पर रहता है और जो ना तो सुन सकता है या नो स्पीक, ना ही वो बोल सकता है. ठीक है, तो एक ऐसे पर्सन के बारे में वो यहाँ डिस्कस करते हैं एक्सकर्शन में. ना तो वो सुन सकता है और ना ही वो नॉर स्पीक, ना ही वो बोल सकता है. एक्सकर्शन, द एक्सकर्शन 1814 में सबसे पहले उन्होंने पब्लिश कराया था. ये उनका फेमस वर्क है जो कि द रिक्ल्यूज का ही पार्ट है 1814, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन्स हमें बोली हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, it means advance guard or vanguard and is used to refer to people or works that are experimental or innovative, particularly with respect to art, culture and politics. इसका मीन्स है कि एडवांस गार्ड और वैनगार्ड. एडवांस गार्ड और वैनगार्ड जिसका यूज़ ऐसे लोगों को रेफ़र किया जाता है उन्होंने जो आर्ट, कल्चर और पॉलिटिक्स है उसमें एक्सपेरिमेंटल और इनोवेटिव वर्क किए हैं. सो एडवांस गार्ड और वैनगार्ड उसका यूज़ उन्होंने जो आर्ट है उसमें एक्सपेरिमेंटल वर्क किए. एक एक्सपेरिमेंटल जो आर्टिस्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आर्ट को विशेष रूप से रखा और जो उसको ब्यूटीफाई है उसे करने का काम किया. तो इसके ऑप्शंस हैं एनेक्रोनिज्म, कथारसिस, एवेंट ग्रेड या वर्नाक्यूलर. तो इसे बोला जाता है एवेंट ग्रेड, यानी कि एक ऐसा शब्द आर्ट और लिटरेचर में जो आर्ट की एक स्टाइल को उसके इनोवेटिव और एक्सपेरिमेंटल रूप से उसको आइडेंटिफाई कराने का काम करता है. तो राइट आंसर होगा एवेंट ग्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अ प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशन इन लिटरेचर और आर्ट. कि लिटरेचर और आर्ट में जो इमोशंस हैं उनका प्योरिफिकेशंस क्या कहलाता है. ये इजी हो जाता है क्योंकि बहुत बार इसको डिस्कस भी किया जा चुका है. कथारसिस, कोलोक्लिज्म, कैटास्ट्रॉफी, वर्नाक्यूलर. तो इसका राइट आंसर हो जाता है कथारसिस. कि जो इमोशन और इमोशंस का प्योरिफिकेशंस लिटरेचर और आर्ट में कथारसिस कहलाता है. कथारसिस मीन्स होता है परगेशन ऑफ इमोशंस, यानी कि इमोशंस का प्योरिफिकेशन. इसको हम एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं. एग्जाम्पल देखिए कि जैसे आप कभी गुस्से में हैं और आप किसी चीज़ से टकरा जाते हैं या आप अपना बहुत ज़्यादा गुस्सा है आप उसको निकाल देते हैं बाहर, और जैसे ही आप उस अपने गुस्से को बाहर निकालते हैं तो आपको बेटर फील होता है. तो ये जो सिचुएशन है ये कथारसिस होती है ना. यानी कि जो आपका गुस्सा था आपने उसे बाहर निकाल दिया. अब वो जो इमोशंस का परगेशन हुआ है, प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशंस हुआ है लिटरेचर और आर्ट में, वो वाली सिचुएशन कथारसिस कहलाती है. ठीक है, यानी कि किसी भी जो भी आपका पेन है उसको कम करने की जो प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो आपकी एक्टिविटी है, आर्टिस्टिक एक्टिविटी है, या गेटिंग रीड ऑफ एंगर है, रिड्यूसिंग सफरिंग है ना, किसी भी पीड़ा को अपने आप से दूर करना, वो वाली सिचुएशन कथारसिस कहलाती है. आई होप ये क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अनइंटरनेशनल यूज ऑफ एन इनएप्रोप्रिएट वर्ड, यानी कि बिना किसी इंटेंशन के इनएप्रोप्रिएट वर्ड का एप्रोप्रिएट वर्ड वाली साउंड में सिमिलर यूज करना और जिससे एक ह्यूमरस इफेक्ट वहाँ पर प्रोड्यूस होता है. इस तरह का वर्ड क्या कहलाता है? नेचुरलिज्म, मॉडर्निज्म, मालाप्रॉपिज्म या एवेंट ग्रेड. एवेंट ग्रेड अभी हमने रीड किया है, ये होगा राइट आंसर इसका मालाप्रॉपिज्म. मालाप्रॉपिज्म एक कैरेक्टर का नेम था. वो कैरेक्टर कौन था? मिसेस मालाप्रॉप का. ठीक है, मिसेस मालाप्रॉप जो कि शेरिडन का फेमस प्ले था द राइवल्स. शेरिडन ने सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ अपने फेमस प्ले द राइवल्स में किया था. ठीक है,
ये एक ऐसा वर्ड है जो पुअरली प्लेस्ड होता है, यानी कि वर्ड का पुअरली प्लेस्ड होना मालाप्रॉपिज्म कहलाता है, यानी कि इनएप्रोप्रिएट वर्ड का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ जैसे कि कोई भी वर्ड शेरिडन ने यहाँ पर उनका जो नाम चूज़ किया था मालाप्रॉप्स, वो एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब मीनिंग में इनएप्रोप्रिएट और इनएप्रोप्रिएटली, यानी कि माला प्रपोज जिसका मीन्स होता है पुअरली प्लेस्ड, तो इस तरह से यूज़ का यूज़ शेक्सपियर अपने बहुत सारे प्लेज में कर चुके हैं। शेक्सपियर ने मच एडो अबाउट नथिंग में इसका स्पेशली यूज़ किया था, और भी जैसे फलस्टाफ हैं और जो उनकी कीपर होती है मिसेस क्विकली, मेलाप्रॉपिज्म का वो यूज़ करती हैं, है ना। इसी तरह से जो कांस्टेबल हैं कांस्टेबल डॉगबेरी हैं, वो भी मालाप्रॉपिज्म का बखूबी यूज। मच एडो अबाउट नथिंग में जो डॉगबेरी हैं कांस्टेबल, कैसे यूज़ किया है एक बार इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे। जो शेक्सपियर का फेमस प्ले था मच एडो अबाउट नथिंग, इस प्ले में जो कांस्टेबल डॉगबेरी हैं वो इस वर्ड का यूज़ करते हैं मालाप्रॉपिज्म का। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किस तरह से वो वर्ड यहाँ रखते हैं। वो बोलते हैं कि अवर वॉट सर हैव इंटेंडेड कॉम्प्रीहेंडेड टू ऑस्पिशियस, तो यहाँ पर ऑस्पिशियस ना होकर सस्पिशियस होगा, तो वो सस्पिशियस को ऑस्पिशियस यहाँ पर लिख देते, तो यहाँ पर वो ऑस्पिशियस लिख देते हैं सस्पिशियस की जगह। राइट क्या होगा, टू सस्पिशियस पर्सन, और वो सस्पिशियस की जगह ऑस्पिशियस लिख देते हैं। तो यहाँ पर रॉन्ग वर्ड का यूज़ किया है, इन अप्रोप्रिएट वर्ड का यूज़ अनइंटेंशनली किया है, मीन्स यहाँ पर मालाप्रॉपिज्म हमें शो होता है। तो मालाप्रॉपिज्म यानी कि जब अनइंटेंशनली इन अप्रोप्रिएट वर्ड का यूज़ अप्रोप्रिएट वर्ड की सेम साउंड में किया जाए तो वो मालाप्रॉपिज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर वाटर एवरी बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिगरेटिव लैंग्वेज। कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेज या लिटरेरी डिवाइस का ये एग्जाम्पल हो जाता है। वाटर वाटर एवरी बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक इज एन एग्जाम्पल। वाटर वाटर एवरी, ये जो लाइंस हैं ये इनमें कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेज है। आयरनी, हाइपरबली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, इसका राइट आंसर हो जाता है इसमें आयरनी है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि चारों तरफ पानी ही पानी है लेकिन पीने के लिए एक भी बूंद नहीं है, तो ये एग्जाम्पल आयरनी का है। यानी कि एक सेलर के बारे में यहाँ बात हो रही है। एस.टी. कॉलरिज का जो वर्क है, एस.टी. कॉलरिज की जो पोएम है द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, वहाँ से ये लाइन ली गई है, और इन लाइन में वो बताते हैं कि जो सेलर होता है उसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है। सी वाटर का यहाँ पर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चारों तरफ वाटर ही वाटर है लेकिन पीने के लिए नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, तो ये एग्जाम्पल हो जाता है यहाँ पर आयरनी का। हाइपरबली यानी कि बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ऑक्सीमोरन यानी कि विरोधाभास होना, और मेटाफर किसी को उसकी तरह से बता देना, है ना। तो यहाँ पर आयरनी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, trace in the following list the play which does not belong to the category to which the rest do. किंग लियर, हैमलेट, द टेम्पेस्ट, ओथेलो। ये इजी हो जाता है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इन कैटेगरी से मैच नहीं करता है। किंग लियर, हैमलेट और ओथेलो आप जानते हैं, ये तीनों प्ले जो हैं ये क्या है, ट्रेजेडी से बिलोंग करते हैं। विलियम शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी में से आते हैं, है ना, हॉकम नाम से। जैसे फर्स्ट पे एच, ओ फॉर ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये 4 ट्रेजेडी उनकी फेमस हो जाती हैं। तो इनमें यही डिफरेंट है। द टेम्पेस्ट ये एक प्ले है जिसको विलियम शेक्सपियर ने 1610 से 11 के बीच में लिखा था, और ये यहाँ पर क्या कंसिडर किया जाता है, कॉमेडीज़ इसको कंसिडर किया जाता है, और ये शेक्सपियर की ट्रेजिक कॉमेडी दोनों ही थीम्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर द टेम्पेस्ट को एज अ ट्रेजेडी कंसिडर किया जाता है, और ये तीनों एज अ कॉमेडी कंसिडर किया जाता है, और ये तीनों यहाँ पर जो अदर प्लेस हैं ये यहाँ पर ट्रेजेडी कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom does Polonius send to France to spy on Larites, की किसको भेजता है पोलोनियस फ्रांस लेरिट्स की जासूसी करने के लिए। रेनाल्डो, ऑफिलिया, गाइडो या मार्सेलस, तो इसका राइट आंसर हो जाता है रेनाल्डो। प्ले हैमलेट में रेनाल्डो को वो टू स्पाई ऑन हिज सन लेरिट्स पोलोनियस भेजता है। क्लॉडियस एंड पोलोनियस फ्रांस लेरिट्स की जासूसी करने के लिए रेनाल्डो को भेजता है, और ये प्ले हैमलेट में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। प्ले हैमलेट में पोलोनियस लेरिट्स की स्पाई करने के लिए रोनाल्डो को भेजता है उसकी जासूसी करने के लिए। और एक्ट 2 में जो
क्लाउडियस है वो रोजेनक्राट्स और ग्लिनस्टन को हैमलेट पर जासूसी करने के लिए कहता है। मे बी इस बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हैमलेट की जासूसी के लिए किसे भेजा जाता है, तो इसका आंसर होगा रोजेनक्राट्स और ग्लिनस्टन किसकी जासूसी करते हैं, वो हैमलेट की जासूसी करते हैं। क्लॉडियस और पोलोनियस ऑफिलिया की जासूसी करते हैं जब वो हैमलेट से मिलती हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको इसको अच्छे से रीड करना है। हाउ मैनी कैरेक्टर्स डाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हैमलेट, कि हैमलेट के ड्यूरिंग कितने कैरेक्टर्स वहाँ पर डाई हो जाते हैं, यानी कि कितने कैरेक्टर्स की डेथ वहाँ पर हो जाती है। तो हैमलेट प्ले में 8 कैरेक्टर्स की डेथ वहाँ पर होती है। हैमलेट जो कि विलियम शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी में से एक है, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं 8 कैरेक्टर्स सबकी डेथ हो जाती है। हैमलेट जो कि विलियम शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी है और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इसको 1599 से 1601 के बीच में लिखा था और ये लॉन्गेस्ट प्ले भी कंसिडर किया जाता है, जिसमें 29,551 वर्ड्स इंक्लूड किए गए हैं। और ये कहाँ से इंस्पायर था, व्हाट इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू राइट हैमलेट, क्या कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ था, तो जो द टेल ऑफ हैमलेट था, सेक्सोस हैमलेट, उससे ये इंस्पायर था प्रिंस ऑफ डेनमार्क। तभी तो द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट या फिर इसको प्रिंस ऑफ डेनमार्क भी बोला जाता है। हैमलेट 1599 से 1601 के बीच लिखी गई एक ट्रेजेडी है जो कि शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके मेन कैरेक्टर्स लाइक ओफेलिया, पोलोनियस, क्लाउडियस, होरेशियो, लैरेट्स, गर्ट्रूड। तो बहुत ही अच्छा प्ले है जो चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Me this uncharted freedom tires, I feel the weight of chance desires. This line is taken from which of the following poem? ये जो लाइन है कि me this uncharted freedom tires, ये कहाँ से, ये जो लाइंस हैं ये विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस लाइंस हैं। उनका वर्क ऑट टू ड्यूटी जो कि हमें 1805 में दिखाई देता है। 1805 में उन्होंने उसको लिखा था और 1807 के कलेक्शन में उन्होंने इसको पब्लिश कराया था। तो ये फेमस लाइन वहीं से ली गई हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का जो ऑट टू ड्यूटी है वो उनके लेटर वर्क में कंसिडर किया जाता है। ऑट टू ड्यूटी टॉमस ग्रे के मॉडल पर आधारित था। टॉमस ग्रे का जो मॉडल था हिम टू एडवर्सिटी, ये भी पूछा जा सकता है कि जो ऑट टू ड्यूटी है वो किस पर बेस्ड था, वो हिम टू एडवर्सिटी जो कि टॉमस ग्रे ने लिखी है उस पर बेस था। और टॉमस ग्रे ने इसकी नकल कहाँ से ली थी, हॉरेस के ऑट टू फॉर्च्यून, जो हॉरेस थे उनका फेमस वर्क ऑट टू फॉर्च्यून की ये नकल था। ठीक है, बिल्कुल इमिटेटेड था और स्टेंजर्स के आइडेंटिकल हैं। आइडियाज़ और फ्रेजोलॉजी वहीं से ली गई है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये अपलोडेड है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम अपलोडेड है वहाँ पर भी ये थ्योरी आपको बताई गई है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। हॉरेस के ऑट टू फॉर्च्यून की ये नकल मानी जाती है, इमिटेटेड है। हॉरेस ऑट टू फॉर्च्यून, वहाँ से इसकी नकल मानी जाती है। और बेस किस पर था, अगर ये पूछा जाए कि ये किस पर बेस था ऑट टू ड्यूटी, ये टॉमस ग्रे के हिम टू एडवर्सिटी पर बेस था। टॉमस ग्रे के हिम टू एडवर्सिटी पर बेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक्स टू मेकिंग या मेड। तो यहाँ पर प्लीज स्टॉप जेरेंड फॉलो करेगा, जेरेंड विल फॉलो आफ्टर द स्टॉप। तो जेरेंड यहाँ पर कौन सा है, मेकिंग, तो राइट आंसर हो जाएगा मेकिंग। प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मैनी मिस्टेक्स, तो इसको आप ध्यान से रीड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एन एनोनिमस टाइमलेस एंड प्लेसलेस स्टोरी दैट वाज ओरिजिनली टोल्ड रादर देन रिटन। कि ये एक एनोनिमस टाइमलेस और प्लेसलेस स्टोरी होती है जिसको सिर्फ बोला जाता है लिखने के बजाय। तो इसको क्या बोलेंगे, प्ले, फैंटेसी, फोकटेल या एपिक। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ये फोक टेल बोली जाती हैं। फोक टेल मीन्स जो एक ऐसी स्टोरी, ओल्ड स्टोरी दैट्स बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन ऑफन फॉर जनरेशन, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिनको सुनाया जाता हो बार बार, ओल्ड स्टोरी, वो फोक टेल कहलाती हैं। ये एनोनिमस होती हैं, टाइमलेस, प्लेसलेस स्टोरी होती हैं जिनको ओरिजिनली टोल्ड यानी कि कहा जाता है लिखने के बजाय। ठीक है, फोक टेल लाइक एग्जाम्पल के लिए लाइक सिंड्रेला है ना, स्नो वाइट, लिटिल मरमेड। तो ये इस तरह की जो स्टोरीज होती हैं इन्हीं फोक टेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ शॉर्ट टेल टू टीच अ मॉरल लेसन ऑफन विद एनिमल्स और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एज कैरेक्टर्स। ये एक शॉर्ट टेल होती है जो एक मॉरल लेसन को पढ़ाने का काम करती है, सिखाने का काम करती है
ऑफन ये एनिमल्स और जो निर्जीव थिंग्स होती हैं एज अ कैरेक्टर जब उनको यूज़ किया जाता है तो तब सुनाई जाती हैं। तो ऑप्शंस आर फैंटेसी, प्ले, फोक टेल या फेबल। तो ये क्या होती हैं? ये फेबल होती हैं। शॉर्ट टेल, इनमें मॉरल लेसन्स, ये शॉर्ट स्टोरी होती हैं जो मॉरल ट्रुथ हमें बताती है, और प्राय इनका यूज़ एनिमल्स को एज अ कैरेक्टर वहाँ पर शो करने के लिए किया जाता है। ये प्रोज और वर्ड्स दोनों में होती हैं, ठीक है, यानी कि ये कहानी में भी होती हैं और पोयम में भी ये सुनाई जाती हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं फेबल। और इसमें स्पेशली एनिमल्स जो हैं उनका यूज़ या इनएनिमेट थिंग्स एज अ कैरेक्टर उनका यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A literary device where the letters that make up a word, phrase or name are rearranged to create new ones. एक ऐसी literary device जिसका यूज़ लेटर्स को किसी शब्द को दोबारा से मैनेज करके नया शब्द बनाने के लिए किया जाता है। और इसमें ये होता है कि जितने भी लेटर्स हैं उनको सिर्फ एक बार ही यूज़ करना है, बार बार उनको यूज़ नहीं करना है और उससे नया वर्ड बना देना है। तो इस तरह की जो लिटरेरी डिवाइस है वो कौन सी होती है? ऑप्शंस आर फेबल, नियोलॉजिज्म, एनाग्राम या पैरेबल। फेबल तो हो ही नहीं सकती, हमने अभी पढ़ा है। नियोलॉजिज्म यानी कि पुराने से नया कोई वर्ड बना देना, ये मिलता जुलता है। पैरेबल भी नहीं हो सकती है। एनाग्राम इसका राइट आंसर होगा। एनाग्राम एक ऐसा वर्ड और फ्रेज जो कि लेटर्स को रीअरेंज करके डिफरेंट वर्ड और फ्रेज उसको वहाँ पर बना दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक वर्ड ले लेते हैं, ऑर्केस्ट्रा, यहाँ पर, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा वर्ड का यूज़ करते हुए बना देते हैं एक नया वर्ड, कार्थोस, ठीक है। तो इस तरह से बार बार किसी लेटर का यूज़ ना करते हुए न्यू वर्ड बना देना एनाग्राम कहलाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि अ डेसिमल पॉइंट, तो अ डेसिमल पॉइंट ना कह के वहाँ पर क्या बना दें, आई एम अ डॉट इन अ प्लेस, तो इसमें भी एनाग्राम होगा। तो ये इस तरह की लिटरेरी डिवाइस को हम ध्यान रखेंगे। अ डेसिमल पॉइंट क्या हो गया, अ डेसिमल प्लेस, आई एम अ डॉट इन प्लेस, है ना। अ डेसिमल पॉइंट का क्या हो गया, आई एम अ डॉट इन प्लेस, ठीक है। तो ये न्यू वर्ड बना, तो यानी कि यहाँ पर एनाग्राम का यूज़ हुआ है। एनाग्राम एक ऐसा वर्ड प्ले है, फ्रेज है जो लेटर्स को रीअरेंज करके बनाया जाता है, और एनाग्राम बनाने वाले को एनाग्रामेटिस्ट बोला जाता है, ठीक है। जो भी वर्ड का एनाग्राम टाइप से यूज़ करता है उसको एनाग्रामेटिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? पोर्शिया एक्ट 4 सीन 1, क्लियोपेट्रा एक्ट 4 सीन 1, पोर्शिया एक्ट 3 सीन 1, या नन ऑफ दी। इसका राइट आंसर हो जाता है पोर्शिया एक्ट 4 सीन 1 में ये बोलती है। पोर्शिया का मीन्स यहाँ पर होता है कि मर्सी एक ऐसी चीज़ है उसको फ्री में देना पड़ता है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते उसको देने के लिए। ये विलियम शेक्सपियर का जो फेमस प्ले था द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वहाँ पर ये लाइन हमें देखने को मिलती है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस की ये लाइन है जिसमें पोर्शिया एक्ट 4 सीन 1 में ये बोलती है कि जो मर्सी है वो फोर्सफुली नहीं होती है, वो सिर्फ उसको फ्री में देना होता है और वो अपने मन की इच्छा से होती है। इट्स द ड्रॉप ऑफ जेंटल रेन बाय हेवन, इस तरह के वर्ड वो वहाँ पर यूज़ करती है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटी प्रोवोक द थीव सुनर दैन गोल्ड। यहाँ पर ये लाइन जो है, ब्यूटी प्रोवोक करती है, उकसाती है चोरों को जल्दी से गोल्ड के बजाय, यानी कि गोल्ड को वो साइड में रख देंगे, ब्यूटी प्रोवोक करती है। तो इस तरह की लाइंस कहाँ देखने को मिलती हैं? ऑप्शंस आर पोर्शिया एक्ट 4 सीन 3, रोजालिंड एक्ट 4 सीन 3, रोजालिंड एक्ट 4, पोर्शिया एक्ट 4। तो ये जो लाइन है ये फेमस लाइन हो जाती है रोजालिंड की, एक्ट 4 सीन 3। ये फेमस प्ले है शेक्सपियर का एज यू लाइक इट, जिसमें रोजालिंड ऐसा कहते हुए सुनती है, ऐसा कहते हुए दिखाई देती है। रोजालिंड को मीन्स डर लगता है, अफ्रेड ऑफ सीलिया सजेशन, जो सीलिया का सजेशन होता है, क्योंकि जो उसका स्टेटस होता है वो एज अ वर्जिन वहाँ पर होता है। तो तब ये जो लाइन है रोजालिंड एक्ट 4 सीन 3 में बोलती है कि जो ब्यूटी है वो गोल्ड से जल्दी चोरों को भड़काने का काम करती है। एक्ट 4 सीन 3 की ये लाइन है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर की फेमस कॉमेडी है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि ये पेस्टोरल कॉमेडी मानी जाती है, जिसको विलियम शेक्सपियर ने अप्रॉक्सीमेट 1599 में लिखा था, और ये फर्स्ट फोलियो 1623 में देखने को हमें मिलती है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले वुड यू फाइंड द फॉलोइंग कॉर्ड डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल फायर बर्न एंड कॉल्ड्रॉन बबल। ठीक है, ये इस तरह की लाइंस कहाँ देखने को मिलती हैं? विच इज एक्ट 4 सीन 1, मैकबेथ एक्ट 4 सीन 1, लेडी मैकबेथ एक्ट 4 सीन 1 या नन ऑफ दीज। तो ये जो लाइंस हैं, इन विच प्ले वुड यू फाइंड, ये लाइंस आपको पता चल गया होगा मैकबेथ की लाइंस हैं और ये हमें विचेस कहते हुए सुनाई देती हैं। एक्ट 4 सीन 1 में विचेस कह रही हैं कि जो मैकबेथ है अब वो डबल मुसीबत में फंसने वाला है, यानी कि जो वो क्राउन पाना चाहता है, ताज वो पाना चाहता है, इस ताज को पाने में उसे बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें विचेस बोल एक्ट 4 सीन 1 में। और जो मैकबेथ है ये जो ट्रेजेडी है हमें दिखाई देती है 1606 में उन्होंने लिखा था और फर्स्ट फोलियो 1623 में उसको पब्लिश कराया गया था। इसके जो सोर्स हैं वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड हॉलैंड क्रॉनिकल से लिए गए हैं। ठीक है, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड से संबंधित है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे, जो मैकबेथ के सोर्सेज हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? हॉलैंड क्रॉनिकल से लिए गए हैं। क्रॉनिकल्स यानी कि क्रमबद्ध जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। ठीक है, तो यहाँ से शेक्सपियर ने इसको उठाया है और ये हमें दिखाया है हॉलैंड क्रॉनिकल्स, यानी कि जो 1587 में आया था। ठीक है, इसको स्कॉटिश प्ले भी माना जाता है, मैकबेथ को स्कॉटिश प्ले भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले वुड यू फाइंड द फॉलोइंग कोट, अ पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स टेक देयर लाइफ। कि स्टार क्रॉस लवर्स जो अपना जीवन दे देते हैं या जो अपनी लाइफ को न्योछावर कर देते हैं, न्योछावर नहीं, जो अपना जीवन दे देते हैं। रोमियो एंड जूलियट, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, मैरी वाइफ्स ऑफ विंसर या नन ऑफ दीज। ये फेमस कॉट है, फेमस लाइन है जो कि रोमियो एंड जूलियट से ली गई है। एक ट्रेजेडी है जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था और इसमें इटालियन यूथ की दिखाया गया है कि जो इटालियन यूथ्स है और उनकी फैमिली के बीच जो फ्यूजिंग है, यानी कि जो झगड़ा है, उसको दिखाया जाता है। और यहाँ पर रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी को बताया गया है और वहाँ पर बोला जाता है अ पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स टेक देयर लाइफ। ये एक ट्रेजेडी कंसिडर की जिसकी सेटिंग वेरोना और मंटुआ में दिखाई जाती है। ठीक है, वेरोना और मंटुआ में इसकी सेटिंग दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स सुसाइड ऑकर्स इन शेक्सपियर्स प्ले 7, 9, 11 और 13। सो टोटल 13 टाइम्स शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनमें सुसाइड ऑकर्स होता है, यानी कि 15 प्लेस तो शेक्सपियर के एज अ ट्रेजेडी वहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं, क्लासीफाई किया जाता है कि वो एज अ ट्रेजेडी। 13 डेफिनिट टाइम शेक्सपियर के जो प्लेस हैं वहाँ पर सुसाइड ऑकर्स किया जाता है, होता है। और टोटल 21 इंसिडेंट्स वहाँ पर ऐसे दिखाई देते हैं जहाँ पर कि ऐसी सिचुएशन होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 13 टाइम्स शेक्सपियर्स के प्ले में सुसाइड्स ऑकर्स होता है। नेक्स्ट, क्लियोपेट्रा हैड प्रीवियसली बीन मिस्ट्रेस टू डैश एंड हैड born him a son. She also had 3 children including twins by Mark Antony. तो क्लियोपेट्रा प्रीवियसली बीन मिस्ट्रेस, किसकी मिस्ट्रेस थी? एंड हैड बोर्न हिम अ सन, और उससे उसको एक बेटा भी था। शी ऑल्सो हैड 3 चिल्ड्रन, जिसमें ट्विंस इंक्लूड करते हैं मार्क एंटनी के। क्लियोपेट्रा जूलियस सीजर की भी यहाँ पर मिस्ट्रेस मानी जाती है। मार्क एंटनी की वो मिस्ट्रेस थी, उनसे उसके 3 बच्चे भी थे और जूलियस सीजर में वो क्लियोपेट्रा उसकी मिस्ट्रेस मानी जाती है। इसको शेक्सपियर ने, जो जूलियस सीजर है, इसको अप्रॉक्सीमेट 1599 के ड्यूरिंग उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग। ऑप्शंस आर पॉजिटिविस्ट, रेशनलिस्ट, डीस्ट या स्केप्टिक। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि जो हमेशा संदेह में रहता हो, स्केप्टिक। डीस्ट तो हो नहीं सकता, डीस्ट वो पर्सन, डीस्ट मीन्स द बिलीफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो बिलीव करता हो कि एक ही ईश्वर है और उसी ने बिना किसी इवेंट्स के, बिना इस वर्ल्ड की रचना की है। तो इस तरह का जो पर्सन होता है उसे डीस्ट माना जाता है। स्केप्टिक मीन्स यानी कि वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग। और रेशनलिस्ट तो मीन्स जो कोई बिना किसी इमोशंस और बिलीफ के डिसीजन लेता हो, वो रेशनलिस्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा स्केप्टिक, वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, इस तरह की फीलिंग जो आपको बताए कि क्या सही है और क्या गलत। ऑप्शंस आर क्लेवरनेस, कंसाइंस,
कॉन्शियसनेस या नन ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर आपको पता ही चल गया होगा। ऐसी फीलिंग कॉन्साइंस कहलाती है। कॉन्साइंस यानी कि ऐसी फीलिंग जो आपको मीन्स आपको अंदर से बताए कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, तो इस तरह की फीलिंग्स कॉन्साइंस होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो न्याय से दूर भागता हो, तो इस तरह का व्यक्ति क्या कहलाएगा? प्यूनिटिव, डिपार्चर, इवेशन या फ्यूजिटिव। तो इसका राइट आंसर हो जाता है फ्यूजिटिव, यानी कि जो जस्टिस से भागता है। फ्यूजिटिव मीन्स होता है भगोड़ा, एक तरह से आप बोल सकते हो भगोड़ा, ठीक है। प्यूनिटिव जिसका मीन्स होता है कि पनिशमेंट के रूप में यूज़ करना, है ना, दंडात्मक। डिपार्चर होता है प्रस्थान करना, और इसी तरह से जो इवेशन है उसका होता है कि कुछ भी करने से बचना। तो राइट आंसर होगा फ्यूजिटिव मीन्स होता है भगोड़ा, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ द फॉलोइंग। शी सेल्डम फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू फिनिश हर वर्क ऑन टाइम। ये जो सेंटेंस है आपको इसमें से एडवर्ब आइडेंटिफाई करनी है। तो इस सेंटेंस में ऑप्शन है डिफ़िकल्ट, फिनिश, सेल्डम या टाइम। शी यहाँ पर एज अ प्रोनाउन और के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है। सेल्डम फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू फिनिश हर वर्क ऑन टाइम। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। डिफ़िकल्ट तो हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि यहाँ पर एडवर्ब के बारे में पूछा गया है। और एडवर्ब क्या होता है, स्पेशली यहाँ पर फॉर्म होता है एडिंग द लेटर्स ly। एडजेक्टिव को जो आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, एडजेक्टिव और वर्ब को। तो एक एडवर्ब कैन बी यूज टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव एंड इंटेंसिफाई द मीनिंग, जो कि वो वहाँ पर कन्वे कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा सेल्डम। एडवर्ब यहाँ पर कौन सा वर्ड है? सेल्डम। तो सेल्डम यहाँ पर किस तरह की एडवर्ब है? फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स ये यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। जो एडवर्ब क्या होता है? जो आइडेंटिफाई करता है एडजेक्टिव और वर्ब्स को, एडवर्ब कहलाता है। शी सेल्डम फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू फिनिश हर वर्क ऑन टाइम, कि उसने पाया कि डिफ़िकल्ट है टाइम पर उस काम को करना, सेल्डम है ना, मीन्स। तो इस तरह के ये जो एडवर्ब्स हैं ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स कहलाती हैं। चैनल पर अपलोडेड है वर्ब वीडियो, आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एडवर्ब्स क्या बता रही है? मीन्स एडवर्ब्स चेंज और क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस बाय टेलिंग अस व्हाट थिंग्स हैपन एंड व्हेन थिंग्स हैपन, कि वो चीज़ कब हो रही है। तो यहाँ पर सेल्डम एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अपने नोट्स बनाते रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और चैनल के साथ ट्यून रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।